हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 21 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। ओके, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है, एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है कूर्मा। ये किससे संबंधित है? तो ये आपके टर्टल यानी कछुआ से संबंधित है। ओके, इस ऐप को किसने बनाया है? इस ऐप को टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के सहयोग से इंडियन टर्टल कंजर्वेशन नेटवर्क द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इन दोनों के सहयोग से इसको विकसित किया है। और किसने किया है? इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क द्वारा। ओके, ये ऐप क्या करेगा कि यह ऐप उपयोगकर्ताओं को देश भर में जितने भी कछुए होते हैं उनकी प्रजातियों के बारे में नॉलेज यानी कि उनकी प्रजातियों के बारे में डेटा देगा, और मतलब उनकी पहचान करेगा। और उसके साथ ही क्या करेगा कि उनका किस तरीके से संरक्षण किया जा सकता है, तो उसकी बारे में भी ये जो भी डेटा होगा उसकी मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसके बारे में ये ऐप जानकारी देगा। ओके, चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क ये क्या है। ठीक है, यानी कि जिसने इसको विकसित किया है ये क्या है, जिसके बारे में मैंने भी आपको बोला। ओके, देखिए ये क्या है कि काफ़ी सारी कंपनीज़ होती है, सॉरी मतलब काफ़ी सारी एजेंसीज़ होती हैं, मतलब जो संरक्षणकर्ता जो एजेंसीज़ होती हैं उनका एक ग्रुप है। ठीक है, वो ग्रुप क्या कर रहा है कि नागरिक विज्ञान पहल के लिए, मतलब नागरिक विज्ञान पहल शुरू करने के लिए एक कार्य कर रहा है। ठीक है, उसी कार्य को इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क नाम दे दिया गया है। ओके, ये तो हो गया आपका। उसके बाद सेकंड है टर्टल सर्वाइवल अलायंस। क्या है? देखिए ये क्या है, इसका गठन किया गया था 2001 में। और किसके साथ इसका गठन किया गया था कि मीठे जल में जो कछुए रहते हैं उनके लिए और जो नॉर्मल कछुए होते हैं उनके स्थायी बंदोबस्त के लिए IUCN के साथ एक साझेदारी की गई थी, और उसी के साथ इसका 2001 में गठन किया गया था। अब IUCN क्या है? ये है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ये है ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, अगर हिंदी में कहूँ तो। ठीक है, इसके बारे में आपको पता ही होगा, जो रेड लिस्ट एंड बाकी सारी लिस्ट जारी करता है, और इसके बारे में मैं बता भी चुकी हूँ। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 हेतु चुना गया है? तो वो हैं आपके मॉरिसाना कॉएट व मारियाना वार्दी नॉयनेस। ठीक है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और किसके द्वारा घोषणा की गई है? तो आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं तिजानी मोहम्मद बंदे, उन्होंने इस विजेता की घोषणा की है। और ये पुरस्कार दिया क्यों जाता है? तो जो मानवता की सेवा के लिए अपना काफ़ी खास रोल अदा करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ये तो इस पुरस्कार के बारे में हो गया। आपको पता होगा अभी 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस भी निकल कर गया है, और मैंने उस टाइम पर इनके बारे में सब कुछ बताया भी था। लेकिन जो लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू सुन रहे हैं, उनको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि नेल्सन मंडेला कौन थे। ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को। ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, लेकिन उससे पहले इन्होंने साउथ अफ्रीका में रंग भेद के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था। इवन 27 ईयर्स तक ये जेल में रहे थे, वहाँ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, कोयले का काम किया। उसके बाद 1990 में श्वेत सरकार से एक समझौता हुआ, तो उसके बाद एक नए साउथ अफ्रीका का गठन किया गया। फिर उसके बाद तभी से इनको जो नेल्सन मंडेला हैं इनको क्या है, दक्षिण अफ्रीका में और पूरे वर्ल्ड में इनको रंग भेद के लिए जो विरोध करते हैं उसका प्रतीक इनको माना जाता है। ओके, इतना ही है इनके बारे में। आई होप यू गॉट इट वेल। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा एंड्रॉयड मेलवेयर खोजा गया है जो क्रेडिट कार्ड विवरण व एप्लीकेशन से पासवर्ड जैसे डेटा को चोरी कर लेता है? ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका नाम जान लेते हैं। इसका नाम है ब्लैक रॉक मेलवेयर। ठीक है, इसको खोजा गया है, क्या गया है, इसको बनाया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या है। ये काफ़ी मतलब जैसे जो एप्लीकेशंस के पासवर्ड होते हैं या फिर जो भी डेटा होता है उसको चोरी कर लेता है ये मेलवेयर। ठीक है, इस मेलवेयर की खोज किसने की है? तो वो आपकी मोबाइल सिक्योरिटी फर्म है एक, जिसका नाम है थ्रेड फैब्रिक, यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ है, उसने इसकी खोज की है। ठीक है, मेलवेयर को थर्ड पार्टी वेबसाइट पर दिए जाने वाली नकली गूगल अपडेट पैकेज के रूप में वितरित किया जा रहा है।
ये तो हो गया मेलवेयर। और मेलवेयर के बारे में मतलब मेलवेयर क्या काम करेगा ये उसके बारे में दिया गया, और किसने इसको खोजा है ये तो इसके बारे में दिया गया है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि आखिरकार ये मेलवेयर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट इट इज़ अ सॉफ्टवेयर। ओके, मेलवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है और इसका हैकर्स जो होते हैं उनके द्वारा इसको बनाया जाता है। और किस लिए बनाया जाता है, जो कंप्यूटर्स में जितनी जो भी डेटा होता है, यानी कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के लिए, टोटली उसको नुकसान पहुंचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी ऐप बनाया, ठीक है, थोड़ा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा सा आगे इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसका ज़रूरी नहीं है कि इसका ये जो मेलवेयर है इसका यूज़ हम किसी कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के लिए या फिर किसी गलत पर्पज़ से ही इसका यूज़ करें। सही पर्पज़ से भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन मेलवेयर काफ़ी तरीके के बनाए जाते हैं। इससे पहले भी एक मेलवेयर बनाया गया था, उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो ब्लैक रॉक मेलवेयर है ये क्या है। देखिए, ये एंड्रॉयड फ़ोन जो होते हैं उसमें एज एन ऐप इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करते हैं कि ये ऐप की एक ख़ास बात क्या है कि ये खुद ही अपने आइकन को हाइड कर देता है, यानी कि आपको कहीं दिखाई नहीं देगा कि वो उसमें है कहीं पे भी फ़ोन में। आप जो भी यूज़ करोगे, जो भी सारा काम करोगे अपने फ़ोन में, वो सारा डेटा ये ले करके अपने सर्वर को, यानी जिसने भी इसको बनाया है वहाँ उसको ये दे देगा, ठीक है। मतलब उसको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहेगा, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि हमारे फ़ोन में कोई ऐसा ऐप भी है। मोस्टली ये ऐप क्या है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये मेलवेयर बैंकिंग सेक्टर में इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन काफ़ी सारे जो साइबर स्पेशलिस्ट हैं उनका मानना ये भी है कि अब ये जो ऐप है मेलवेयर, ये बैंकिंग के अलावा आपका कम्युनिकेशन हुआ या फिर प्रोफेशनल हुआ, प्रोफेशनली भी, और एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, न्यूज़ एंड मैगजीन्स, इन सबको टारगेट करने के लिए भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। मतलब उनको भी ये टारगेट कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से। अब इसकी एक स्पेशलिटी क्या है इसकी, ये जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये कोई खास मतलब ये कोई न्यू नहीं बनाया गया है, इससे पहले भी मैं बताती हूँ होता क्या है। मान लीजिए आपने कोई भी मेलवेयर बनाया, उसकी कोडिंग होती है, ठीक है। मैंने बनाया, जैसे कि उसका कोड क्या है वो मुझे पता होगा। अगर इसके बाद मैंने किसी के भी फ़ोन में उसको, मान लीजिए किसी ने भी कोई, आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया, मैंने उसको ऑलरेडी सेट कर रखा है कि ये जब भी कोई व्हाट्सएप उसको डाउनलोड करेगा, देखिए आपने अगर प्ले स्टोर से व्हाट्सएप को डाउनलोड किया है या फिर कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से अगर डाउनलोड किया है तो उसमें कोई भी ऐसी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम गलत जगह से उसको डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर कोई जहाँ से मतलब डाउनलोड नहीं करना चाहिए, जो नॉर्मल कई काफ़ी सारी साइट्स होती हैं उनसे अगर आप डाउनलोड करते हो तो वहीं ये सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं। उसके बाद ये ऐप उसके साथ खुद ही डाउनलोड हो जाएगा, आपके व्हाट्सएप की जितनी भी जानकारी होगी वो सब मेरे को मिलती रहेगी, ठीक है। अगर कोई बंदा वहाँ से उसको हटा भी देता है, ठीक है, तो भी मेरे पास उसका कोड है, तो उसी के बेस पर मैं दूसरा भी मेलवेयर बना सकती हूँ, ठीक है। ठीक उसी तरीके से इससे पहले एक मेलवेयर था जिसका नाम था जेरेस, उसी के सोर्स कोड के बेस पर इसको बनाया गया है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कोडिंग होती है, तो उसी के सोर्स कोड पर इसको बनाया गया है जिसका नाम है ब्लैक रॉक मेलवेयर। ओके, अब क्या होता है जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि ये जो एप्लीकेशन है, जब भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे उसी टाइम पर ये खुद डाउनलोड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। खास बात इसकी क्या है, जो जेरेस मेलवेयर था वो केवल एक ही ऐप को आप टारगेट कर सकता था, है ना। जैसे कि आपने व्हाट्सएप बनाया तो व्हाट्सएप के ही नॉलेज आपको देगा, लेकिन ये क्या करता है, ये जितने भी आपके फ़ोन के ऐप हैं उसमें, उसके अलावा व्हाट्सएप के अलावा वो सारी जानकारी भी आपके सर्वर को, अपने सर्वर को ये दे सकता है। ओके, तो यहाँ साइबर सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया था, इज़राइल और इंडिया के बीच में एक साइबर समझौता हुआ है, साइबर सुरक्षा को लेकर एक समझौता हुआ है। तो ओके, इतना ही है इसके बारे में जानने के लिए। आई होप यू गॉट इट वेल। नेक्स्ट है, पिछले वर्ष की तुलना में भारतीय मसालों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो वो है 23% की वृद्धि की गई है। तो ये डेटा किसने जारी किया है, निर्यात के मामले में ही किया है, वाणिज्य मंत्रालय ने इस डेटा को जारी किया है, और 2019 के मुकाबले 23% की इसमें वृद्धि की गई है। ओके, उसके बाद ये तो हो गया। नेक्स्ट इसके बारे में जान लेते हैं क्यों हुई है वृद्धि। देखिए, अभी कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 में सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए कोई काढ़ा पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है, तो उसमें क्या यूज़ करते हो आप, लौंग, काली मिर्च, ऐसी चीज़ें, इलायची वगैरह ये सब यूज़ करते हो। तो ये एक रीज़न माना जा रहा है कि निर्यात बढ़ने का, ये भी एक रीज़न है, ठीक है, कि कोविड-19 जो है ये एक रीज़न है। दूसरी तरफ अगर मैं देखती हूँ, हाँ कितना मतलब जो है अगर बात करती हूँ तो देखिए 2019 में 292 मिलियन अमेरिकी डॉलर की
वो हुई थी, ठीक है, कमाई हुई थी मसालों के निर्यात से। अगर बात करते हैं 2020 में, तो 359 मिलियन अमरीकी डॉलर की कमाई हुई है, ठीक है। ये इतना डिफरेंस है 2019 के मुकाबले 2020 में। ओके, अच्छा, अगर बात करें हम यहाँ पर कि ये जो आपके भारतीय मसाले होते हैं किन किन कंट्रीज़ में इनका एक्सपोर्ट होता है, सॉरी हाँ एक्सपोर्ट होता है, तो वो आपका यूएई हुआ, फ्रांस हुआ, अमेरिका हुआ, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, चीन, बांग्लादेश, ठीक है। मतलब इन कंट्रीज़ में इंपोर्ट होता है आपके मसालों का, आपकी तरफ से तो एक्सपोर्ट ही माना जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है, तो वो आपका यूपी है। ओके, इस योजना को क्यों स्टार्ट किया गया है, तो जो आपके अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए इस योजना को शुरू किया है, आपके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने इसको शुरू किया है। ओके, चलिए, हाल ही में किस राज्य ने समाधान से विकास नामक योजना की शुरुआत की है, तो उस राज्य का नाम है हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ये क्या है, हरियाणा सरकार ने बाह्य विकास शुल्क और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क की जो लंबित देयताओं की एकमुश्त वसूली के लिए इस योजना को शुरू किया है, ठीक है। इस योजना को केंद्रीय विकास योजना, जिसका नाम था विवाद से विश्वास योजना, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे कि क्या है ये योजना। इस योजना की तर्ज पर शुरू किया गया है, ठीक है, उसी के बेस पर इसको स्टार्ट किया गया है। हरियाणा में सैकड़ों रियल एस्टेट निर्माताओं को राज्य सरकार को बाह्य विकास शुल्क व अवसंरचनात्मक विकास शुल्क के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है, ठीक है, मतलब ये शेष है। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, काफ़ी सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं कि बाह्य विकास शुल्क क्या होता है, अवसंरचनात्मक विकास शुल्क क्या होता है। ज़रूरी नहीं है जो एग्जाम में आएगा बिल्कुल उसी को पढ़ना, थोड़ी सी नॉलेज भी होनी चाहिए हमें कि टर्म्स होते क्या हैं, ठीक है। तो बाह्य विकास शुल्क क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज। देखो, ये वो शुल्क होता है जो भवन निर्माताओं द्वारा, जैसे कि सड़क हुआ, पानी हुआ, बिजली आपूर्ति हुई, जल निकासी हुआ, सीवेज सिस्टम हुआ, इन सब के विकास के लिए, इन सब की व्यवस्था के लिए, तो जो प्राधिकरण होते हैं, यानी कि जो राज्य के प्राधिकरण होते हैं, उनको जो भुगतान दिया जाता है, ये वही शुल्क होता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है बाह्य विकास शुल्क। ओके, सेकंड है अवसंरचनात्मक विकास शुल्क, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्ज। ये क्या होता है, ये भी भवन निर्माताओं द्वारा ही दिया जाता है। ये जो आपका बाह्य ढांचा होता है ना, यानी बुनियादी ढांचा, जैसे कि आपका राजमार्ग हुआ, पुल परिवहन हुआ, सड़क परिवहन हुआ, रेल परिवहन हुआ, इन सबको मजबूत करने के लिए जो दिया जाता है, जो भुगतान दिया जाता है, उसी को बोला जाता है अवसंरचनात्मक विकास शुल्क। ओके, ये तो हो गया। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि ये विवाद से विश्वास योजना क्या है। ये जो यहाँ पर जो भी हमारे पेड वाले बच्चे होंगे उनको पता हुआ, क्योंकि मैंने अपने बजट में इसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि क्या है ये योजना और कब इसको स्टार्ट किया गया था। देखिए, इस योजना को फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 फरवरी 2020 को इसकी घोषणा की थी, ठीक है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, जो काफ़ी सारी अपीलीय स्तरों पर लंबित मामले हैं, ठीक है, किसके मामले हैं, प्रत्यक्ष कर संबंधी जो भी विवाद हैं, जो भी मैटर्स हैं, उनको सॉल्व करना। और कम से कम कितने मैटर्स हैं, वो 4,83,000, इतने मैटर तो हैं कम से कम, ठीक है, उनको सॉल्व करना इसका एक टारगेट था। अब क्या है, अगर मैं एक डेटा देती हूँ तो देखिए, अभी भी कम से कम कोर्ट में 9 लाख करोड़ रुपए के, ठीक है, देखो वो जो मैंने अभी बताया कि 4,83,000, वो तो पूरे विवादों की संख्या है, लेकिन अगर बात करें कितना कर है, कितने रुपए का कर है, तो 9 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा प्रत्यक्ष कर के जो भी मैटर्स हैं वो अभी भी कोर्ट में पेंडिंग में पड़े हुए हैं, ठीक है। इस योजना का जो मतलब योजना की एक ड्यूरेशन होती है ना, तो इस योजना की ड्यूरेशन थी आपकी 30 जून, ठीक है, 30 जून 2020, बस तब तक ये प्रभावी रही योजना, तभी तक इसकी ड्यूरेशन थी। ओके, तो इतना ही है इसके बारे में जानने के लिए। ओके, चलिए, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में प्लाज्मा दान अभियान की शुरुआत की गई है, तो वो दिल्ली के द्वारा की गई है। ओके, किसने शुरुआत की है इसकी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में इस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को, इसमें कौन सा है आयोजक है, तो वो दिल्ली पुलिस है। ओके, प्लाज्मा के बारे में सब कुछ लिख दिया है, इसमें कुछ अलग से है नहीं है, आप जानते भी होंगे प्लाज्मा क्या होता है। देखिए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, कोविड-19 से ठीक हुए रोगियों से प्राप्त प्लाज्मा कोरोना वायरस के लिए सुरक्षात्मक एंटीबॉडी होता है, ठीक है, एंटीबॉडी होती है।
जब इसे संक्रमित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाता है तब यह कोविड-19 के रोगियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, जिससे संक्रमित मरीज सही हो जाता है। ये तो प्लाज्मा के बारे में हो गया। अब ये जानते हैं प्लाज्मा दे कौन सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर कोई सही हो गया तो वो सभी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये पता है वो लोग दे सकते हैं जिनका, देखिए काफ़ी सारे लोगों का क्या इलाज किया है, लॉन्ग टाइम तक उनका इलाज चल रहा है ना, मुश्किलों से तो बचे हैं और वो फिर अपना प्लाज्मा भी दान कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो लोग जैसे मान लीजिए कि किसी भी पर्सन को कोविड-19 से वो इन्फेक्टेड है, ओके, उसका क्या है, एक नॉर्मल सा ट्रीटमेंट हुआ और उसके या फिर ट्रीटमेंट हुआ या ट्रीटमेंट नहीं भी हुआ, आई थिंक ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट तो सबके लिए दिया जाएगा। और या फिर उसको होम आइसोलेशन के बाद अगर वो 28 डेज़ एकदम कंप्लीट कर लेता है अच्छे तरीके से, यानी कि उसको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उन 28 डेज़ के दौरान, लाइक फीवर हुआ, खांसी जुकाम वगैरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्लाज्मा देने के लायक है। ओके, तो समझ गए होंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में किस बॉलीवुड निर्देशक का निधन हो गया है? तो वो हैं आपके रजत मुखर्जी, उनका निधन हो गया है। उन्हें 2001 में रिलीज़ हुई प्यार तूने क्या किया और विवेक ओबरॉय और अंतरा माली अभिनीत सड़क जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है, जो 2002 में रिलीज़ हुई थी। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। हाँ जी, सिर्फ इतना ही है। आई होप यू गॉट इट वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।